हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं सब के सब सिंधु नदी और इसके सहायक नदियों के आसपास में प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। साथ ही इसे हड़प्पा सभ्यता तथा हड़प्पन सभ्यता आदि नाम से भी जाना जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो पहला स्थल की खोज हुआ है उसका नाम था हड़प्पा, यानी हड़प्पा स्थल के खोज होने के कारण ही इस पूरे सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित सुविकसित कस्बों एवं नगरों में रहा करते थे। तो यहाँ से एक चीज़ मिला कि यहाँ के जो सभ्यता थी, सभ्यता को अब क्या कहा जाएगा? तो इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या नगरीय सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आते हैं आगे। जहाँ बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानागार, कारागार, कच्ची पक्की ईंट से बने घर, चौड़ी सड़कें आदि स्थित थे। यहाँ पर चौड़ी सड़कें यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर जो सड़क मिले हैं सभी सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ठीक है। और इनके निर्माण ये ना साथ ही इस सभ्यता के लोग हथियारों, आभूषणों, मूर्तियों, बर्तनों का निर्माण करना भी जानते थे। और आभूषण, ये सब मूर्ति सब किससे बनाते थे? हो तो तांबा, चांदी, कांसे आदि का प्रयोग करके बनाते थे। कांसा कैसे बनाते थे? तो कांसा इन लोग तांबा और टीन को मिला करके बनाया करते थे। तांबा और टीन को मिलाकर इन्होंने कांसा बनाना शुरू किया। और इन लोग सिंधु घाटी के लोग अधिकतर कांसे का प्रयोग करते थे, जिस कारण से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए आते हैं आगे। सिंधु सभ्यता जो है, जिसको हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं, इसका काल निर्धारण कौन कौन कब कब किया है इसको समझने वाले हैं। तो एच हेरास के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को 6000 ईसा पूर्व पुराना बताया गया है। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व बताया गया है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 बताया गया है। अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व बताया गया है। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताया गया है। रेडियो कार्बन, इसको बोलते हैं C14 यानी कार्बन डेंटिंग, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। और इसी को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, इसी को अधिकतर माना गया है। किसको? कार्बन डेंटिंग वाला को 2350 से 1750 में। अगर काल आप लोग का पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पेपर में, तो आप लोग को यही मारना है 2350 से 1750 वाला। ठीक है, यही के मान्यता प्राप्त है। चलिए आते हैं हम लोग आगे। तो आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं सभ्यता के जो कुछ सभ्यता है उसके निर्माताओं की क्या मत है उसके बारे में देखते हैं। सुमेरियन की सभ्यता, जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं,
इसके बारे में जॉन क्या क्या कुछ मत दिए हैं, जॉन मार्शल मत दिए हैं इसके बारे में, गार्डन चाइल्ड्स और मार्टिन हिलर मत दिए हैं किसके बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में। वैदिक आर्य के बारे में कौन मत दिए हैं, टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री, एस.आर. राव। द्रविड़ लोक के बारे में रखालदास बनर्जी। सोधी संस्कारी के बारे में अमलानंद घोष, धर्मपाल और अग्रवाल। दास दस्यु के बारे में सुनीति कुमार चटर्जी और फादर हेराम। चलिए अब हम लोग समझते हैं सिंधु घाटी के सभ्यता को विस्तार में, स्थल को समझने वाले हैं। तो स्थल देखिएगा, जो सबसे उत्तरी स्थल है उसका नाम है मांडा, जो चेनाब नदी के किनारे स्थित है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा। इसके बाद जो सबसे दक्षिणी स्थित है, दक्षिणी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थल है, इसका नाम है दैमाबाद, दैमाबाद। और ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे स्थित है, तो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है दैमाबाद। सबसे पश्चिमी कौन है, तो सबसे पश्चिमी है सूतका गेंडोर, जो दास्क नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। और सबसे उत्तर में कौन, सबसे पूर्व में कौन स्थित है, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर स्थित है, जो हिंडन नदी के किनारे यूपी में स्थित है। और चलिए हम लोग और देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई था यह 1100 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पीडीएफ में कुछ गलत टाइप हो चुका है, दक्षिण में भगवत राव ताप्ती नदी लिखा हुआ है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर दक्षिण में कौन होगा, तो दैमाबाद, प्रवरा नदी। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं मैप में देखिए यहाँ पर ये है मांडा, जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, चन्हुदड़ो, लिंदनो और ये सब सिंधु नदी किनारे स्थित है। सूतका गेंडोर जो सबसे पश्चिम में है। इसके बाद सूतका कोह और बालाकोट, ये दोनों अरब सागर के किनारे स्थित है। और चलिए हम लोग अब डिटेल में इसको देखते हैं। यहाँ से चलिए पहला स्थल को हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है हड़प्पा। तो हड़प्पा शहर की बात करें तो इसकी खुदाई वर्ष 1921 में, यानी सबसे पहला स्थल की खुदाई जो हुआ है उसका नाम है हड़प्पा, 1921 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो खुदाई करवाए हैं दयाराम साहनी और इनके सहायक माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, तो पंजाब पाकिस्तान के मंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं मोहरे, कब्रिस्तान, और जो कब्रिस्तान था उसका नाम क्या है, तो RH-37, कब्रिस्तान का नाम है RH-37। इसके अलावा मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन प्राप्त हुआ है, वैसा बर्तन जिस पर मछुआरे का चित्र बना हुआ है मछली पकड़ते हुए। इसके अलावा बलुए पत्थर की बनी 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा धोती पहने हुए एक मूर्ति, कांसे का सिक्का, शंख से बना बैल, अनाज भंडार के कमरे जहाँ जौ और गेहूँ प्राप्त हुए हैं, यानी अन्नागार प्राप्त हुआ है जहाँ पर अन्न रखे जाते थे। कतार में बने श्रमिक आवास, एक लाइन से बना हुआ श्रमिक आवास प्राप्त हुआ है जिसमें श्रमिक लोग, मजदूर लोग रहा करते थे। इसके अलावा यहाँ से और क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है हड़प्पा से, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है स्वास्तिक का चिन्ह। इसके अलावा यहाँ पर कुम्हार के चाक प्राप्त हुआ है, कुम्हार का चाक जिससे इन लोग मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। यहीं से लकड़ी के ओखली प्राप्त हुआ है, लकड़ी के ओखली। इसके बाद यहाँ पे ताबूत प्राप्त हुआ है, ताबूत। चलिए आते हैं अगला दूसरा शहर पे जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है इसकी खुदाई 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा करवाई गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला।
यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकना ज़िले में स्थित है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, तो यहाँ से सूती कपड़े के अंश, महास्नानागार, पुरोहित के आवास, सभागार, कांसे के बर्तन, कांसे के बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति, कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। तांबे का ढेर, पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े के दांत, खिलखड़ी के बना बाट, चिमनी और साधु की मूर्ति आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है। तो यहाँ सबसे बड़ा स्नानागार, जहाँ पर स्नान करते थे। इसके अलावा सबसे बड़ा यहाँ पर अन्नागार प्राप्त हुआ है, जिसमें अनाज रखा जाता था। सबसे बड़ा अन्नागार, स्नानागार और सबसे चौड़ी सड़क यहीं से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे हम लोग अब देखने वाले हैं यहाँ पे अगला स्थल को। तो अगला स्थल देखिएगा आप लोग, कालीबंगा। चलिए कालीबंगा की बात करने वाले हैं। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, लेकिन इसकी खुदाई बीके थापड़ के द्वारा 1960 में करवाई गई थी। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित है। घग्घर नदी किसको बोलते हैं? तो इसी नदी को बोलते हैं सरस्वती नदी, जो अब विलुप्त हो चुकी है। तो सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, इसी का दूसरा नाम क्या है? घग्घर नदी। और इसी के किनारे स्थित है कालीबंगा। यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, तो कच्ची ईंटें व अलंकृत ईंटें, वैसा ईंट जिस पर चित्र बनाए हुए थे। बेलनाकार मुहरें, जैसे कि मेसोपोटामिया के बने होते थे बेलनाकार ईंट यहाँ से प्राप्त हुए, बेलनाकार यहाँ से मुहर प्राप्त हुए हैं। खेती के साक्ष्य, जोते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से हल भी प्राप्त हुए हैं, तभी तो जोता गया होगा। तो यहाँ से हल प्राप्त हुए हैं और जोते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के बने पाइप प्राप्त हुए हैं यहाँ से। चलिए आते हैं अगले स्थल, जिसका नाम है चन्हुद्रो। इसकी खोज 1931 में NG मजुमदार के द्वारा की गई थी, लेकिन इसकी खुदाई मैके ने 1935 में करवाया था। यह स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? तो नवाबशाह जिला में स्थित है। नवाबशाह जिला पाकिस्तान में। यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, तो यहाँ से साक्ष्य की बात करें तो वक्राकार ईंटें, यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। आजकल भी नया फैशन वाला ईंटें आप लोग देखे होंगे, ऐसे टेढ़ा वाला। तो जो वक्राकार ईंटें जो आती है बहुत ही स्टाइलिश, वो एकमात्र स्थल चन्हुद्रो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, सजने संवरने यानी ब्यूटी के सामान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लिपस्टिक, काजल, कंघी, आईना, ये सब चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। सुई धागा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मनके का कारखाना, मनके का मतलब होता है माला, यानी यहाँ से माला बनाने के कारखाना प्राप्त हुए हैं, जिसमें हाथी के माला, मोती के माला और मिट्टी के माला बनाए जाते थे, माला। ठीक है, अब आते हैं अगला स्थल, जिसका नाम है बनवाली। तो बनवाली की बात करते हैं, तो इसकी खोज 1973 में RS बिष्ट के द्वारा की गई थी। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे है वो? तो सरस्वती नदी, जिसको घग्घर नदी के किनारे, घग्घर नदी भी कहा जाता है, इसके किनारे स्थित है। और यह नदी अब विलुप्त हो चुकी है। यहाँ से क्या क्या मिला है बनवाली से? तो तांबे का बना हुआ बाण व कुल्हाड़ी, हल की आकृति का खिलौना। वहाँ पर कालीबंगा में हल प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पर हल का खिलौना प्राप्त हुआ है। पत्थर व ईंट का मकान, उन्नत किस्म की जौ के बीज, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान प्राप्त हुए हैं। इसके अलावे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला स्थल, जिसका नाम है लोथल।
तो इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। किस नदी किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये देखिए, यही स्थल जो है, यही स्थल है लोथल। यह है भोगवा नदी जो आकर के समुद्र के अरब सागर में मिल जाती है। चलिए बात करते हैं तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है। पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना प्राप्त हुआ है। जहाज बनाने का स्थल, चावल के दाने, फारस की मुहरें। इससे यह पता चलता है कि इन लोग का व्यापार विदेशों में भी था। फारस का मुहर से यह पता चलता है कि इन लोग का व्यापार विदेशों में भी था। हाथी के दांत का स्केल, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, मम्मी की आकृति, मम्मी का मतलब होता है लाश, लाश का आकृति बनाया हुआ, चक्की, अनाज पीसने वाला चक्की, चालाक लोमड़ी की कहानी के सबूत यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए आते हैं अगला स्थल जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1967 में गणपति जोशी के द्वारा की गई थी, परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और मनहर या मानसर नदी के बीच में स्थित है। मनहर एवं मानसर नदी के बीच में स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला दुर्ग भाग है, मध्य भाग है और निचला भाग है। 3 भागों में बटा हुआ है। पहला ऊंचाई पर स्थित था जिसको बोलते थे दुर्ग। इसके बाद एक बीच में था जिसको बोलते थे मध्यम, और एक सबसे निचला भाग था जो सबसे बड़ा था जिसमें ग्रामीण के लोग रहते थे, और इसको बोलते हैं निचला नगर। तो यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हम लोग देख लिए कि दुर्ग भाग, मध्यम भाग और बीच का भाग। यहाँ से और क्या प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से स्टेडियम प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या प्राप्त है? स्टेडियम और सीढ़ीनुमा संरचना तथा सूचना पट जिस पर संकेत में कुछ लिखे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के जलाशय भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगले स्थल को जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की बात करें तो इसकी खुदाई 1958 में यकदत्त शर्मा के द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। रोपड़, अगले स्थल की बात करते हैं रोपड़। इसकी खुदाई 1953 में यकदत्त शर्मा के द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल पंजाब राज्य में सतलज या सतलुज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है रोपड़ से? तो रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी एवं कुत्ते के कब्रगाह, यानी एक ही कब्रगाह में आदमी और कुत्ता को दफनाया हुआ मिला है। चलिए अगला स्थल हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है सुरकोटदा। सुरकोटदा, इसकी खुदाई 1964 में जगपति जोशी के द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिला में स्थित है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त है? घोड़े की हड्डियाँ, अनूठी प्रकार की कब्रगाह। आगे बात करते हैं अगला स्थल जिसका नाम है सुतका गेंडोर। तो सुतको गेंडोर की बात करें तो इसकी खुदाई 1927 में ऑरेल स्टाइन ने करवाया था। यह स्थल बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल कहाँ पर है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में दास्क नदी किनारे स्थित है। ये देखिए यही है स्थल सुतका गेंडोर। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी की चूड़ियाँ, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं राखी गढ़ी। तो इसकी खुदाई 1997 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा के बाद राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो सबसे बड़ा नगर की बात करें तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा नगर है, किसके बाद? धौलावीरा के बाद। चलिए बात करते हैं अगला, तो कोटदीजी की बात करते हैं। इसकी खुदाई 1955 में F.A. खान के द्वारा किया गया था। F.A. खान के द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है, पाकिस्तान में। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है।
यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य और बारहसिंघा का नमूना। यानी चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोटदीजी से प्राप्त हुए हैं, कोटदीजी से प्राप्त हुए हैं। चलिए बात करते हैं अलाहदीनों की। तो अलाहदीनों की इसकी खुदाई फेयर सर्विस के द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल सिंधु नदी और अरब सागर के संगम के समीप स्थित है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कुनाल का। तो कुनाल जो स्थल है, यह स्थल हरियाणा में स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? तो यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चांदी के 2 मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुनाल स्थल से प्राप्त हुआ, जो हरियाणा में स्थित है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले स्थल को। अगला स्थल है अलीमुराद। अलीमुराद स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो पीतल, कांसे की बनी कुल्हाड़ी, बेल की छोटी मूर्ति। रंगपुर की बात करते हैं तो इसकी खुदाई 1953 में रंगनाथ के द्वारा करवाई गई थी। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो कच्ची ईंटों से बना दुर्ग और धान की भूसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धान की भूसी। ये बहुत पूछता है कि धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो रंगपुर से। चलिए अब हम लोग आते हैं सिंधु सभ्यता में भक्ति व पूजा के बारे में समझते हैं। तो इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा यानी नागधारी स्वरूप की पूजा करते थे, यानी शंकर भगवान की पूजा किया करते थे। इसके अलावा मातृदेवी देवी के सौम्य एवं रौद्र रूप की पूजा किया करते थे। पृथ्वी के भी पूजा करते थे, हम लोग प्राकृतिक को भी पूजा करते थे। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि प्राकृतिक को भी पूजा किया करते थे। प्रजनन शक्ति यानी लिंग की पूजा किया करते थे। इसके बाद वृक्ष में पीपल और बबूल की पूजा किया करते थे। पशु में कुबड़ वाला सांड और वृषभ की पूजा किया करते थे। नाग तथा अग्नि की पूजा किया करते थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था, इसका पतन का क्या कारण है, कैसे ही खत्म हो गया। तो कुछ लोगों का मानना है कि कैसे ख़त्म हुआ है। तो जॉन मार्शल और मैके तथा एस.आर. राव के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है बाढ़ के द्वारा हुआ है। R.L. अस्टिन A.N. घोष के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के द्वारा हुआ है। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों का मार्ग बदलने के कारण हुआ है, कि नदियों का मार्ग बदल दिया होगा, इधर पानी ही नहीं आया तो पानी के चलते इन लोग की मृत्यु हो गया, इस सभ्यता का खत्म हो गया, पतन हो गया। KUR केनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा आया होगा और पूरा उलट पलट दिया होगा, खत्म हो गया सभ्यता। गार्डन चाइल्ड्स व्हीलर और पिंग के अनुसार आर्यों का आक्रमण के अनुसार आर्य लोग आए होंगे मध्य एशिया से और मार करके इन लोग की पूरा सभ्यता ही ख़त्म कर दिए होंगे। तो इस तरह से हम लोग लगभग पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करने का प्रयास किए हैं इसमें, और इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।